Welcome dear student to this session of manufacturing processes practical. So in previous session we had seen experiment number 1. So in this session we will see experiment number 2, which is demonstration of different molding techniques. So aim of our experiment is demonstration of different molding technique. Next we should define the objectives of our practical. So first objective is to know different properties required by molding sand. What is molding sand? The sand or a mixture of sand, clay, water which is used for making mold. So first, before making the mold or before going to see molding techniques, we should know what are the major properties required by that sand. Second objective is to understand several indicators which are used to determine the quality of the sand mold. Next one, classifying sand mold. We will see different classification of sand mold, and after that we will demonstrate different molding techniques. So these are our objectives. Now going for the basic theory. Foundry sands are silica, SiO2, or silica mixed with other minerals. The sand should possess good refractory property, that is capacity to stand up under high temperature without melting or otherwise degrading. तो इन जनरल सैंड क्या होती है? सिलिका सैंड होती है, या सिलिका के साथ कुछ मिनरल हो सकते हैं. सैंड की सबसे यानी कौन सा सैंड हमें चूज करना है मोल्डिंग के लिए? द सैंड विच इज हैविंग वेरी गुड रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी. उसकी रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, हाई हीट पर वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए या मेल्ट नहीं होनी चाहिए. अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सैंड इंक्लूड ग्रेन साइज. सैंड के एक पार्टिकल की साइज जिसे हम कहते हैं ग्रेन साइज, ये भी इंपॉर्टेंट होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज इन द मिक्सचर एंड शेप ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन. एक सिंगल ग्रेन यानी एक पार्टिकल, उसका शेप क्या है और उसकी साइज क्या है, इसके ऊपर भी आपकी सारी सैंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है. जैसे कि स्मॉल ग्रेन साइज प्रोवाइड्स अ बेटर सरफेस फिनिश ऑन द कास्ट पार्ट, बट लार्ज ग्रेन साइज इज मोर परमिएबल. ग्रेन साइज अगर स्मॉल है तो आपको फिनिश बहुत अच्छी मिलेगी आपके फाइनल प्रोडक्ट पे यानी कास्टिंग के ऊपर, लेकिन लार्ज अगर ग्रेन साइज है तो आपको परमिएबिलिटी अच्छी मिलेगी. लार्ज ग्रेन साइज लोअर फिनिश बट गुड परमिएबिलिटी, स्मॉल ग्रेन साइज गुड फिनिश बट लोअर परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी मतलब टू अलाउ एस्केप ऑफ गैसेस ड्यूरिंग पोरिंग. अगर मोल्ड पोरिंग के बाद वहाँ कुछ गैसेस जनरेट होती है, क्योंकि हम जनरली ग्रीन सैंड मोल्ड के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ से स्टीम और अदर गैसेस जनरेट हो सकते हैं, तो उसे बाहर की तरफ एस्केप होने देने की प्रॉपर्टी वो कौन डिसाइड करता है? परमिएबिलिटी. तो लार्ज ग्रेन साइज मतलब अच्छी परमिएबिलिटी, लेकिन आपका कास्टिंग पे सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आएगा. परमिएबिलिटी स्मॉल ग्रेन साइज आप यूज़ करते हो तो सरफेस फिनिश कास्टिंग पे बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपका परमिएबिलिटी कम रहेगी उस केस में. सो इट इज़ वाइस वर्सा. मोल्ड्स मेड फ्रॉम grains of irregular shape tends to be stronger. अगर आप स्मूथ ग्रेन
अगर एक सिंगल पार्टिकल है सैंड का, जो वो एक है बहुत स्मूथ है और दूसरा है इरेगुलर शेप का है, तो इरेगुलर शेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है मोल्ड को, अगर आप इरेगुलर शेप के ग्रेन यूज़ करते हो तो। स्ट्रांगर देन द मोल्ड ऑफ राउंड ग्रेन बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग, क्योंकि इरेगुलर साइज के ग्रेन एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरलॉक हो जाते हैं तो आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। 8, इंटरलॉकिंग टेंड्स टू रेस्ट्रिक्ट परमिएबिलिटी, लेकिन इरेगुलर साइज के ग्रेन परमिएबिलिटी को कम कर देते हैं इंटरलॉकिंग की वजह से। तो ये हो गया आपका बेसिक थ्योरी। अब देखते हैं सैंड मोल्डिंग टेक्निक। सैंड के मोल्ड के बारे में हम अलग अलग टेक्निक देखेंगे। In making the mold, the grain of sand are held together by a mixture of water and bounding clay. क्या होता है वाटर और बाउंडिंग क्ले, इसकी वजह से अधेसिवनेस मिलती है सैंड को। अ टिपिकल मिक्सचर बाय वॉल्यूम क्या है, इज 90% सैंड, 3% वाटर एंड 7% क्ले। एक टिपिकल मिक्सचर, यानी इससे अलावा भी और बहुत सारे कंपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन एक फॉर एग्जांपल उसने क्या लिया, 90% सिलिका सैंड, 3% वाटर कंटेंट और 7% क्ले कंटेंट। ये एक मोल्डिंग सैंड का मिक्सचर है। अदर बॉन्डिंग एजेंट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ क्ले। कुछ और बॉन्डिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हो क्ले की जगह पे, क्ले ही यूज करना ऐसा नहीं है। हमने देखा है अदर बॉन्डिंग एजेंट भी कौन से, इसमें CO2 मोल्डिंग। CO2 मोल्डिंग में हम क्ले यूज़ नहीं करते हैं। कुछ मोल्डिंग टेक्निक्स में क्ले की जगह पे प्लास्टिक हम एज अ बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ओनली क्ले कैन बी यूज एज अ बॉन्डिंग एजेंट, बट स्टिल द मेजर कंपोजिशन विल बी सिलिका सैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैंड मोल्ड, लेकिन उसमें क्ले नहीं रहेगा। तो अदर बाउंडिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं हम, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक रेजिन, दैट इज फिनोलिक रेजिन, इनऑर्गेनिक बाइंडर्स, एग्जाम्पल सोडियम सिलिकेट, फॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट जैसे CO2 मोल्डिंग में होता है, सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं हम। बिसाइड सैंड एंड बाइंडर्स, एडिटिव्स आर समटाइम कंबाइंड। सैंड और बाइंडर तो ठीक है, लेकिन इसके साथ हम कुछ एडिटिव्स भी उसमें ऐड करते हैं टू द मिक्सचर टू एनहांस प्रॉपर्टीज। एडिटिव्स क्यों ऐड करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, सच एज स्ट्रेंथ एंड और परमेबिलिटी ऑफ द मोल्ड। स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ एडिटिव्स भी उसमें ऐड करते हैं। तीन इंग्रेडिएंट तो कंपलसरी है, सैंड, वाटर, क्ले। इनके साथ और क्या आ सकता है, कुछ एडिटिव्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी इंप्रूव होगी। टू फॉर्म द मोल्ड कैविटी, द ट्रेडिशनल मेथड इज टू कॉम्पैक्ट द मोल्डिंग सैंड अराउंड द पैटर्न। सबसे ट्रेडिशनली क्या है, पैटर्न को रखो, सराउंडिंग में मोल्डिंग सैंड डालो और उसे कॉम्पैक्ट करो, उसे कॉम्प्रेस करो। फॉर बोथ कोप एंड ड्रैग इन अ कंटेनर कॉल्ड एज फ्लास्क। ये प्रोसेस हम कहाँ पर करते हैं, फ्लास्क में, जिसे कहते हैं कोप और ड्रैग। द पैकिंग प्रोसेस इज परफॉर्म बाय वेरियस मेथड्स। द सिंपलेस्ट इज हैंड रैमिंग। बहुत सारी मेथड हमने देखा है, मशीन से भी रैमिंग किया जा सकता है, हैंड से भी रैमिंग किया जा सकता है। अकम्प्लिश मैन्युअली बाय अ फाउंड्री वर्कर। In addition, various machines has been developed to mechanize the packing procedure. मशीन से हो सकता है और हैंड से हो सकता है। These machines operate by any of several mechanism including, हमने देखा है ये फर्स्ट यूनिट में कि कौन से मैकेनिज्म से पैकिंग कर सकते हो आप, स्क्वीजिंग, कॉम्प्रेशन से, स्क्वीजिंग द सैंड अराउंड द पैटर्न बाय न्यूमेटिक प्रेशर। सेकंड कौन सा है, वाइब्रेशन, जिसे कहते हैं जॉल्टिंग एक्शन। A jolting action in which the sand contained in the flask with the pattern is dropped repeatedly in order to pack it into place. दूसरा कौन सा है, जॉल्टिंग, कंटिन्यूस वाइब्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसे पैकिंग कर सकते हैं। थर्ड कौन सा है, अ स्लिंगिंग एक्शन इन विच द सैंड ग्रेन आर इम्पैक्टेड अगेंस्ट द पैटर्न एट हाई स्पीड।
इतनी सारे क्या है आपके पास ऑप्शंस है। स्लिंगिंग है, मतलब वेलोसिटी से आप कॉम्पैक्शन कर सकते हो। जॉल्टिंग है, मतलब वाइब्रेशन से आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो सैंड को। और स्क्वीजिंग है, कॉम्प्रेशन से भी आप सैंड को रैम कर सकते हो। तो ये मशीन से हो गया। इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड की क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, ये भी हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड में। पहला तो है स्ट्रेंथ, वो अच्छा स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ दो तरह की हो सकती है, ग्रीन और ड्राई। द मोल्ड्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप एंड रेस्ट्रिक्ट इरोजन कॉज बाय द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल। दो चीज़ें हैं। पहला तो मोल्ड ने अपना शेप चेंज नहीं किया होना चाहिए, मोल्ड का शेप चेंज नहीं होना चाहिए। मोल्ड्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप, और इरोजन नहीं होना चाहिए। मोल्टन मेटल फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से उसके साथ सैंड भी फ्लो हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं इरोजन। सो इट शुड नॉट इरोडेड। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेन शेप। स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड है, ग्रेन शेप। अधेसिव क्वालिटीज ऑफ द बाइंडर, बाइंडर क्या क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी का बाइंडर है तो अच्छी स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू इरोजन होगा। एंड अदर फैक्टर्स, और कुछ, ये तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अधेसिव की क्वालिटी और बाइंडर की क्वालिटी और ग्रेन का शेप, और बाकी कुछ माइनर फैक्टर भी हो सकते हैं। सेकंड क्या है अच्छी क्वालिटी के मोल्ड की प्रॉपर इंडिकेटर, परमेबिलिटी। Permeability is the capacity of mold to allow hot air and gases from the casting operation to passes through the voids in the sand. सैंड के पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है वहाँ से गैस एस्केप हो जाना चाहिए, वो इतनी सफिशिएंट जगह वहाँ पर होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। थर्ड क्वालिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मली सैंड कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ सैंड at the surface of the mold cavity to restrict cracking, to resist cracking and buckling upon contact with the molten metal। जहाँ एक्चुअल कैविटी है वहाँ पर मोल्टन मेटल के साथ कांटेक्ट में आने के बाद क्या नहीं होना चाहिए, क्रैक जनरेट नहीं होने चाहिए, और बकलिंग यानी बेंडिंग नहीं आना चाहिए। बेंडिंग नहीं कह सकते उसे हम, सैंड बेंड नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ पर शेप चेंज नहीं होना चाहिए प्रेशर की वजह से। दैट इज द बकलिंग। सो बकलिंग शुड नॉट बी देयर। फोर्थ क्वालिटी, कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मोल्ड टू गिव वे एंड अलाउ द कास्टिंग टू श्रिंक विदाउट क्रैकिंग द कास्टिंग। दो चीज़ें, कोलैप्सिबिलिटी में दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। पहला है कि जब मोल्टन मेटल श्रिंक होता है उस समय मोल्ड ने उसे इजीली रिलीज कर देना चाहिए। अगर मोल्टन मेटल और मोल्ड इनके बीच में अधेशन कंटिन्यू रहा तो उस समय क्या होगा, श्रिंकिंग के वक्त मोल्ड उसे रेजिस्ट करेगा और ये रेजिस्टेंस कास्टिंग में क्रैक जनरेट करेंगे, क्योंकि मोल्ड की वॉल मेटल को छोड़ेगी नहीं और मेटल तो श्रिंक होने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से क्रैक जनरेट हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए, यह नहीं होता है मतलब कोलैप्सिबिलिटी अच्छी है। और एक चीज़ है जो कोलैप्सिबिलिटी एडेड है, इट इज ऑल्सो रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिमूव द सैंड फ्रॉम द कास्टिंग ड्यूरिंग क्लीनिंग। इजीली मोल्ड ब्रेक हो जाना चाहिए जब आपको कास्टिंग को बाहर निकालना है। दैट इज कॉल्ड एज कोलैप्सिबिलिटी। तो कोलैप्सिबिलिटी में दो चीज़ें हैं। रीयूजेबिलिटी, कैन द सैंड फ्रॉम द ब्रोकन मोल्ड बी रीयूज टू मेक अदर मोल्ड्स। ये क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ मोल्ड हम देख रहे हैं। ये थोड़ा सिमिलर दिख रहा होगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड के साथ, लेकिन ये मोल्ड की क्वालिटी हम देख रहे हैं। रीयूजेबिलिटी, रीयूज कर सकते हैं क्या, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का मोल्ड है इसका मतलब क्या है, इजीली वो सैंड आप फिर से रीयूज कर सकते हो। अगर आप इजीली रीयूज नहीं कर सकते हो मतलब दैट क्वालिटी इज लैकिंग। सो दैट इज द क्वालिटीज ऑफ मोल्ड। नाउ वी विल गो फॉर सैंड मोल्ड क्लासिफिकेशन। सैंड मोल्ड के बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं।
वो टाइप्स हम यहाँ पर देखेंगे। सैंड मोल्ड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड और स्कीन ड्राइड मोल्ड्स। ग्रीन सैंड मोल्ड जिसमें वाटर कंटेंट होता है, ड्राई सैंड मोल्ड जो पूरी तरह से ड्राई होता है, ओवन में बेक किया जाता है, एंड स्किन ड्राइड मोल्ड ब्लो टॉर्च या वेल्डिंग टॉर्च से स्किन बस हम ड्राई करते हैं, ऊपर की एक लेयर ड्राई करते हैं, अंदर वो ग्रीन सैंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्किन ड्राइड मोल्ड। तो ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो ग्रीन सैंड मोल्ड्स ये क्या है, आर मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड वाटर। The word green referring to the fact that the mold contains moisture। green मतलब मॉइस्चर। कास्टिंग में जहां पर भी ग्रीन वर्ड आया इसका मतलब है वाटर या मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ पोरिंग। ग्रीन सैंड मोल्ड possess sufficient strength फॉर मोस्ट अप्लीकेशन। ग्रीन सैंड मोल्ड की क्या एडवांटेजेस है, स्ट्रेंथ सफिशियंट होती है, कोलैप्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, गुड कोलैप्सिबिलिटी, गुड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, गुड रीयूजेबिलिटी, हम इजीली उस सैंड को रीयूज कर सकते हैं, एंड आर द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द मोल्ड्स। बाकी सभी मेथड से या बाकी सभी टाइप से सबसे कम कॉस्ट में ये बन जाता है। दे आर द मोस्ट वाइडली यूज मोल्ड टाइप बट दे आर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। माना कि ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, मॉइस्चर इन द सैंड कैन कॉज डिफेक्ट इन सम कास्टिंग। मॉइस्चर की वजह से जब मोल्टन मेटल के टच में आएगा तो वहाँ वेपराइजेशन होगा, उसकी वजह से कास्टिंग में कुछ डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेटल एंड ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट, ये किस पे डिपेंड करता है डिफेक्ट्स होना, आप कौन सा मेटल यूज़ कर सकते हो और पार्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड वन इज अ ड्राई सैंड मोल्ड। इट इज मेड यूजिंग ऑर्गेनिक बाइंडर्स रादर देन क्ले एंड द मोल्ड इज बेक्ड in a large oven at a temperature ranging from 200 डिग्री सेल्सियस टू 320 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन सैंड मोल्ड बनाते हैं और उसे ओवन में क्या करते हैं, बेक करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 200 डिग्री और 320 डिग्री सेल्सियस पे। ओवन बेकिंग स्ट्रेंथन्स द मोल्ड एंड हार्डन द कैविटी सरफेस। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाता है, कैविटी सरफेस क्या हो जाता है, हार्ड। जहाँ आपको मोल्टन मेटल पोर करना है वो सरफेस आपका हार्ड बन जाता है। द ड्राई सैंड मोल्ड प्रोवाइड्स बेटर डायमेंशनल कंट्रोल इन द कास्ट प्रोडक्ट। डायमेंशन जितना चाहिए उसके नियर अबाउट डायमेंशन आ जाता है आपका फाइनल प्रोडक्ट का, कंपेयर टू ग्रीन सैंड मोल्ड। ग्रीन सैंड मोल्ड के कंपैरिजन में। हाउएवर ड्राई सैंड मोल्डिंग इज मोर एक्सपेंसिव, लेकिन एक्सपेंसिव है कंपेयर टू ग्रीन सैंड मोल्ड, and production rate is reduced because of the drying time। ड्राइंग के लिए 8 to 10 आवर लगते हैं। तो ग्रीन सैंड मोल्ड तो आपको बनाना है, वो टाइम तो कंज्यूम हो गया, उसके बाद आपको ड्राई करना है 8 से 10 घंटे, तो ये टाइम आपका प्रोडक्शन में क्या हो गया, एक्सेस हो गया, इसलिए प्रोडक्शन रेट थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या अच्छा कम होता है। अप्लीकेशंस आर जनरली लिमिटेड टू मीडियम एंड लार्ज कास्टिंग इन अ लो टू मीडियम प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट कम होता है, लेकिन जहाँ बहुत लार्ज कास्टिंग बनानी है वहाँ स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है, वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज अ स्किन ड्राइड मोल्ड। द एडवांटेज ऑफ ड्राई सैंड मोल्ड इज पार्शियली अचीव्ड बाय ड्राइंग द सरफेस ऑफ द ग्रीन सैंड मोल्ड टू अ डेप्थ ऑफ 10 to 25 मिलीमीटर। अब मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है, लेकिन मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, तो उसके समय मैं क्या करूँगा, मैं स्किन ड्राइड मोल्ड बनाऊँगा। ऊपर की स्किन बस हम ड्राई बनाते हैं, कितनी, 10 to 25 मिलीमीटर डेप्थ तक। और वो कैसे करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, या फिर वेल्डिंग टॉर्च से भी कर सकते हैं। एट द मोल्ड कैविटी सरफेस यूजिंग टॉर्चेस, हीटिंग लैम्प्स और अदर मीन्स, कुछ भी किसी से भी हीट करो, लेकिन ऊपर की लेयर आपको ड्राई बनानी है। स्पेशल बाउंडिंग मटेरियल मस्ट बी एडेड टू द सैंड मिक्सचर टू स्ट्रेंथन द कैविटी सरफेस। इस केस में कुछ स्पेशल बाइंडिंग मटेरियल ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लोम मोल्डिंग। सैंड मोल्डिंग में नेक्स्ट टाइप कौन सा है, लोम मोल्डिंग।
लोम क्या होता है? 50% क्ले एंड 50% सैंड मिक्स विथ वाटर टू फॉर्म अ थीन प्लास्टिक मिक्सचर। इसमें क्ले भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, सैंड 50% ही होती है, और वाटर इतना डाला जाता है कि ये पूरी तरह से सीमेंट का मिक्सचर कैसे बनता है जो प्लास्टरिंग के लिए यूज़ होता है, एग्जैक्टली सेम मिक्सचर, उतने थिकनेस का मिक्सचर, उतना फ्लूइड मिक्सचर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें वाटर भी हायर कंटेंट में होता है। फ्रॉम विच मोल्ड्स आर मेड, द लोम मस्ट बी सफिशिएंटली अधेसिव सो दैट इट कैन क्लिंग टू द वर्टिकल सरफेस। वो इतना अधेसिव होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से वर्टिकल सरफेस पे पकड़ बना सके। द मोल्ड इज फर्स्ट बिल्ट विद द ब्रिक, देन प्लास्टर्ड विथ अ लोम सैंड। बहुत लार्ज साइज के मोल्ड ही लोम मोल्डिंग से बनते हैं। जो मोल्ड बनते हैं वो वॉल की तरह ब्रिक बाय ब्रिक एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए जाते हैं, और बाद में लोम सैंड से उसे प्लास्टरिंग करते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द हाउस बिल्डिंग। ब्रिक से जैसे हम हाउस बनाते हैं उसे बाद में प्लास्टरिंग करते हैं सीमेंट से, उसी तरह से ये जो मोल्ड होते हैं वो पूरी तरह से ब्रिक से बनते हैं और बाद में उसे प्लास्टरिंग किया जाता है। The shape of the mold is obtained by either sweep or skeleton pattern. जनरली लोम मोल्डिंग के लिए जो पैटर्न यूज़ किए जाते हैं वो स्वीप पैटर्न होते हैं या फिर स्केलेटन पैटर्न होते हैं। ये बहुत लार्ज साइज के लिए ही यूज़ किए जाने वाले पैटर्न है, स्वीप और स्केलेटन दोनों। द मोल्ड इज देन अलाउड टू ड्राई थ्रूली so that it withstand the temperature of the molten metal. Large casting such as large cylinders, paper making rolls and bales can be made cheaply. ये बहुत लार्ज कास्टिंग के लिए चीप मेथड है, बहुत लो कॉस्ट मेथड है। लेकिन कौन से कास्टिंग के लिए? बहुत लार्ज साइज के कास्टिंग के लिए, वेरी लार्ज साइज कास्टिंग। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ द सैंड मोल्ड इज अ कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। ये हमने डिटेल में थ्योरी में देखा है तो आपको आइडिया होगा। इसमें हम क्या करते हैं? क्ले यूज नहीं करते एज अ बाइंडिंग एजेंट। हम क्ले यूज नहीं करते, उसके जगह पर क्या यूज करते हैं? सोडियम सिलिकेट, जो क्या है? वाटर ग्लास। इट इज बेसिकली अ हार्डनिंग प्रोसेस फॉर मोल्ड्स एंड कोर्स। ये कोर्स भी बना सकते हैं और मोल्ड्स भी बना सकते हैं। The principle of working of CO2 process is based on the fact that if CO2 gas is passed through a sand mix containing sodium silicate, सोडियम सिलिकेट मतलब वाटर ग्लास, ये जैसे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो ये सॉलिड ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है और मोल्ड इंस्टेंटली हार्ड बन जाता है। The sand immediately become extremely strong bounded and the sodium silicate become a stiff gel. वो ग्लास की तरह स्टिफ हो जाता है एकदम, और इससे आपको क्या मिलता है? बाइंडिंग मिलता है, इंस्टेंट बाइंडिंग मिलता है और इंस्टेंट हार्डनेस भी मिलता है। दैट इज द कंप्लीटली मेथड विच डू नॉट यूज क्ले। पहले 4 मेथड में हमने क्ले यूज किया था, या पहले 4 सैंड मोल्ड बनाने के लिए क्ले यूज होता था। कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग में हम क्ले यूज नहीं करते। उसी तरह से सैंड मोल्डिंग की नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है? शेल मोल्डिंग। शेल मोल्डिंग में भी हम क्ले एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं? एज अ अधेसिव प्लास्टिक, अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं। शेल मोल्डिंग इज अ कास्टिंग प्रोसेस इन विच द मोल्ड इज अ थीन शेल। थीन शेल होती है, कितनी थीन? 9 मिलीमीटर तक थीन, मेड ऑफ सैंड हेल्ड टुगेदर बाय अ थर्मोसेटिंग रेजिन बाइंडर। यहाँ पर क्ले एज अ बाइंडर है क्या? नहीं, यहाँ पर बाइंडर कौन है? एक थर्मोसेटिंग रेजिन, उसे हम एज अ बाइंडर यूज करते हैं। द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एंड इलिस्ट्रेटेड इन फिगर बिलो। इस फिगर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरी तरह से डिस्क्राइब की गई है। जैसे पहली स्टेप है वन। वन क्या है? नीचे देखिए, यहाँ वन का डिस्क्रिप्शन लिखा है। अ मैच प्लेट और कोप एंड ड्रैग मेटल पैटर्न इज हीटेड एंड प्लेस्ड ओवर अ बॉक्स कंटेनिंग सैंड मिक्सचर विथ थर्मोसेटिंग रेजिन। ये पहली स्टेप है। एक बॉक्स में थर्मोसेटिंग रेजिन और सैंड का मिक्सचर हम नीचे की तरफ रखते हैं और ऊपर एक हीटेड पैटर्न को प्लेस करते हैं। ये होगी आपकी पहली स्टेप। सेकंड वन, डायग्राम देखिए ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हैं बाद में। बॉक्स इज इन्वर्टेड,
उसे पूरी तरह से 180 डिग्री रोटेट करते हैं बॉक्स को, सो दैट सैंड मिक्सचर आपके हीटेड पैटर्न के ऊपर आकर डंप हो जाए. बॉक्स इज इन्वर्टेड सो दैट सैंड एंड रेजिन फॉल ऑन टू द हॉट पैटर्न, causing a layer of mixture to partially cure on the surface to form a hard shell. एक मिक्सचर की लेयर क्या हो जाती है, क्यूअर हो जाती है. क्यूअर हो जाती है मतलब वो सॉलिडिफाई हो जाती है और वो पैटर्न का शेप एक्वायर कर लेती है. नाउ द थर्ड डायग्राम, फिर से हम क्या करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करके ओरिजिनल पोजीशन पे बॉक्स को लेकर आते हैं. बॉक्स इज रीपोजिशन्ड सो दैट लूज अनक्यूअर्ड पार्टिकल ड्रॉप अवे. इससे क्या होता है, जो क्यूअर हो चुके हैं वो तो ऊपर स्टिक रहेंगे और जो विदाउट क्यूअर वाले हैं वो नीचे की तरफ फिर से ड्रॉप डाउन हो जाएंगे. फोर्थ क्या करते हैं, सैंड शेल इज हीटेड इनटू द ओवन फॉर सेवरल मिनट टू कंप्लीट क्यूरिंग. अब फिर से शेल को रिमूव कर पैटर्न को शेल के साथ हम ओवन में हीट करते हैं. उसकी वजह से क्या होगा, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूरी तरह से क्यूअर हो जाएगा, वो पूरी तरह से परमानेंटली हार्ड हो जाएगा. फिफ्थ वन, अब उसे रिमूव करना है. फिफ्थ डायग्राम देखिए, शेल मोल्ड इज स्ट्रिप्ड फ्रॉम द पैटर्न, रिमूव करते हैं शेल मोल्ड को. सिक्स्थ में क्या करते हैं, सिक्स्थ की डायग्राम, पूरे दोनों पार्ट बनने के बाद उसे हम असेंबल करते हैं और सराउंडिंग में पैकिंग मटेरियल रखते हैं सो दैट इट विल सपोर्ट द शेल. टू हाफ्स ऑफ द शेल molds are assembled, supported by sand or metal shot in a box, and pouring is accomplished. The finished casting with sprue removed is shown in figure 7. ये होने के बाद ये जो है ये फिनिश कास्टिंग है, ये एक डम्बेल शेप है जो आपको एज अ कास्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ शेल मोल्डिंग. इसमें भी क्ले हम यूज नहीं करते. नेक्स्ट मोल्ड मेकिंग टेक्निक इज अ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट से मोल्ड बनाना. इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग अ पैटर्न मेड ऑफ वैक्स इज कोटेड विथ रिफ्रैक्टरी मटेरियल टू मेक द मोल्ड. रिफ्रैक्टरी मटेरियल की एक स्लरी बनाते हैं हम और उस स्लरी में वैक्स से बना हुआ पैटर्न डीप करते हैं. ये कंटिन्यूसली डीप करते हैं, फिर से ड्राई करते हैं, डीप करते ड्राई करते हैं, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपको रिक्वायर्ड थिकनेस नहीं मिलती है वैक्स पैटर्न के ऊपर स्लरी की. और ये होने के बाद क्या करते हैं, आफ्टर विच द वैक्स इज मेल्टेड अवे प्रायर टू द पोरिंग द मोल्टन मेटल. वैक्स को मेल्ट करके रिमूव कर लेंगे. द टर्म इन्वेस्टमेंट, अब इसे इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्यों कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न करने के पीछे रीज़न है, द टर्म इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द लेस फैमिलियर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन्वेस्ट. इन्वेस्ट की एक डिक्शनरी मीनिंग है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट का नाम आया. इन्वेस्ट का एक मीनिंग ये भी होता है टू कवर कंप्लीटली, इन्वेस्ट करना. हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉस के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्या, नहीं, हम हमारा पूरा पैसा कवर करने की कोशिश करते तभी उसे इन्वेस्ट करते. तो इसमें इन्वेस्ट का कौन सा मीनिंग लिया गया है, टू कवर कंप्लीटली. तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम वैक्स पैटर्न को कंप्लीटली स्लरी से कवर करते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. दिस रेफरिंग टू द कोटिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल अराउंड द वैक्स पैटर्न. इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टरी मटेरियल का वैक्स पैटर्न के सराउंडिंग में कोटिंग करना, तो उसे कहते हैं इन्वेस्ट करना. That's why it is called as investment technique. It is a precision casting process because it is capable of making casting of high accuracy and intricate detail. बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो तब हम इस प्रोसेस के लिए जाते हैं. द प्रोसेस इज डिस्क्राइब एंड इलिस्ट्रेटेड इन अ फिगर बिलो. अब हम इस प्रोसेस को वन बाय वन देखेंगे. तो पहले डायग्राम देखते हैं. नंबर 1 क्या करते हैं, वैक्स पैटर्न बनाते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, वैक्स पैटर्न आर प्रोड्यूस. पहले तो वैक्स के बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न बना लेंगे. सेकंड नंबर डायग्राम देख लीजिए, उस वैक्स पैटर्न को क्या किया है, कनेक्ट किया है एक वैक्स के ही सेंट्रल स्प्रू पर. तो सेकंड, सेवरल पैटर्न्स आर अटैच टू द स्प्रू टू फॉर्म अ पैटर्न ट्री.
इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं? गेटेड पैटर्न भी कहते हैं। थर्ड वन, पहले डायग्राम देखेंगे। अब इसे डीप करते हैं हम स्लरी में। इस पैटर्न के स्ट्रक्चर को या ट्री को स्लरी में डीप करते हैं, जो रिफ्रैक्टरी क्वालिटी की होती है। द पैटर्न ट्री इज कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। फोर्थ डायग्राम, द फुल मोल्ड इज फॉर्म्ड by covering the coated tree with sufficient refractory material to make it rigid. sufficient material कैसे करेंगे? पहले एक लेयर देंगे, उसके बाद उसे ड्राई होने देंगे, फिर दूसरी लेयर देंगे, फिर ड्राई होने देंगे। इस तरह से एक सफिशिएंट थिकनेस पैटर्न के ऊपर हम बनाएंगे। नाउ फिफ्थ वन, अब क्या करते हैं? हम उसे हीट करते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हीट करते हैं, सो दैट वैक्स विल गेट मोल्टन एंड वॉश अवे। तो फिफ्थ नंबर में हम क्या करते हैं? द मोल्ड इज हेल्ड इन इन्वर्टेड पोजिशन, उसे 180 डिग्री रोटेटेड पोजिशन में रखते हैं, एंड हीटेड टू मेल्ट द वैक्स एंड परमिट इट टू ड्रिप आउट ऑफ द कैविटी। वो रिमूव हो जाता है कैविटी से। द मोल्ड इज प्री हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। सिक्स में क्या कहते हैं? उसे एक टेम्परेचर तक हीट करते हैं पहले, विच एंश्योर्स दैट ऑल कंटेमिनेंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द मोल्ड। सारा का सारा वैक्स रिमूव हो गया है कि नहीं, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो कुछ वैक्स बचा होगा तो वो भी बर्न हो जाएगा पूरी तरह से। इट ऑल्सो परमिट द लिक्विड मेटल टू फ्लो मोर इजीली इनटू द डिटेल्ड कैविटी। प्री हीट करने से लिक्विड मेटल भी अच्छी तरह से फ्लो होता है और मोल्टन मेटल को हम पोर कर देते हैं, सॉलिडिफाई होने देते हैं। नाउ सेवंथ, हम बाहर के कोटिंग को रिमूव कर देते हैं। द मोल्ड इज ब्रोकन अवे, मोल्ड को ब्रेक करते हैं, एंड फिनिश कास्टिंग पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्प्रू। स्प्रू से रिमूव करके, यहाँ पर आपको दिख रहा है फिनिश कास्टिंग पार्ट, इसे हम ब्रेक करके अलग करके फिनिश कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी टेक्निक। हम मोल्ड की टेक्निक देख रहे हैं, मोल्ड बनाने की कितनी टेक्निक्स है। नाउ द लास्ट मोल्डिंग टेक्निक इज अब यूजिंग परमानेंट मोल्ड। अब तक हमने जो भी टेक्निक देखी है, इस हर टेक्निक में मोल्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, यानी वो आप मोल्ड आप रीयूज नहीं कर सकते। एक कास्टिंग बन गई, आपको कास्टिंग बाहर निकालने के लिए मोल्ड को ब्रेक करके निकालना है। लेकिन कुछ इस तरह के भी मोल्ड होते हैं जो हम कभी ब्रेक नहीं करते, एक ही मोल्ड यूज करते हैं, उससे बहुत सारे पार्ट बनते हैं, हजारों या लाखों, इतने पार्ट्स एक ही मोल्ड से बन सकते हैं। उस तरह के मोल्ड को कहते हैं परमानेंट मोल्ड। तो ये टेक्निक हम सबसे लास्ट में देख रहे हैं, दैट इज परमानेंट मोल्ड प्रोसेस। लेट्स परमानेंट मोल्ड कास्टिंग uses a metal mold constructed of two sections that are designed for easy precise opening and closing। ये मोल्ड आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो अंदर की कास्टिंग कैसे निकालोगे? इसलिए ये दो हाफ में बनाए जाते हैं, जो इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। तो इसका मतलब कास्टिंग निकालने के लिए आपको मोल्ड को ब्रेक नहीं करना है, इसलिए ये मोल्ड मेटल से बनते हैं और वो परमानेंट होते हैं। These molds are commonly made of steel or cast iron। बहुत हाई टेम्परेचर मेटल के बनते हैं, क्योंकि अगर आप लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल यूज करोगे तो कास्टिंग के टेम्परेचर से वो डिफॉर्म हो जाएंगे, इसलिए जनरली बनते स्टील या कास्ट आयरन के। द कैविटी विथ गेटिंग सिस्टम इज इंक्लूडेड। मोल्ड में क्या होता है? कैविटी तो होता है और साथ में गेटिंग सिस्टम भी मोल्ड में ही होता है। इज मशीन इनटू टू हाफ्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट डायमेंशंस एंड गुड सरफेस फिनिश। मेटल की वजह से सरफेस फिनिश बहुत अच्छा आता है और डायमेंशन भी एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि मेटल डिफॉर्म नहीं होता। मेटल का मोल्ड होने की वजह से वो जनरली डिफॉर्म नहीं होता है। मेटल्स कॉमनली कास्ट इन अ परमानेंट मोल्ड्स इंक्लूड। कौन से मेटल हम परमानेंट मोल्ड में यूज कर सकते हैं कास्टिंग के लिए? वो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर बेस अलॉयज एंड कास्ट आयरन। जनरली यही मेटल यूज करते हैं। हाउएवर
कास्ट आयरन रिक्वायर्स अ हाई पोरिंग टेम्परेचर जो 1250 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। ये बहुत हाई टेम्परेचर है। तो अगर आप कास्ट आयरन एज अ मोल्टन मेटल यूज़ कर रहे हो और स्टील का मोल्ड यूज़ कर रहे हो तो वो मोल्ड डैमेज हो सकता है। इसलिए जनरली कास्ट आयरन हम प्रीफर नहीं करते। हम कौन से मेटल यूज़ करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बिलो कास्ट आयरन या स्टील है, ऐसे ही मेटल हम परमानेंट मोल्ड के लिए, कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। विच टेक्स अ हेवी टोल ऑन मोल्ड लाइफ। अगर आप कास्ट आयरन या स्टील एज अ मोल्ड कास्टिंग मेटल यूज़ कर रहे हो, उस केस में आपके मोल्ड डैमेज हो सकते हैं, उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। द वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील मेक्स परमानेंट मोल्ड अनसुटेबल फॉर दिस मेटल। परमानेंट मोल्ड में स्टील की आप कास्टिंग नहीं बना सकते हो। जनरली परमानेंट मोल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और वो सारे एल्यूमिनियम के पार्ट होते हैं, जैसे गियरबॉक्स की आउटर बॉडी, इंजन की आउटर बॉडी, एल्यूमिनियम के अलग अलग पार्ट, ये सारे परमानेंट मोल्ड में बनते हैं। क्योंकि परमानेंट मोल्ड का प्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जनरली परमानेंट मोल्ड यूज़ करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए, स्टील या कास्ट आयरन के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। अनलेस अगर आपको स्टील कास्ट आयरन का परमानेंट मोल्ड से ही बनाना है तो आपको कैसा बनाना पड़ेगा मोल्ड? विथ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आप उसके लिए मेटल का मोल्ड नहीं बना सकते। सो दीज आर द डिफरेंट मोल्डिंग टेक्निक्स। हमने इस प्रैक्टिकल में सारी की सारी मोल्डिंग टेक्निक एक ही जगह पर देखी है। सैंड मोल्ड की टेक्निक भी देखी है और विदाउट सैंड जो परमानेंट मोल्ड होते हैं उनकी भी टेक्निक देखी है। तो शेल मोल्डिंग, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से पहले तक, शेल मोल्डिंग तक आपके सारे क्या है? सैंड मोल्ड है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में सैंड यूज नहीं होती है और परमानेंट मोल्ड में भी मोल्डिंग के लिए सैंड यूज नहीं होती है। बाकी सारे टेक्निक्स में जनरली सैंड ही यूज होती है। प्रिकॉशन, यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ इट। हमने नो यूर लैब में सारे प्रिकॉशन देखे हैं। तो हम इससे क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वी हैव स्टडीड डिफरेंट मोल्डिंग टेक्निक्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। कंक्लूजन, ये प्रैक्टिकल पूरा होने के बाद आपका खुद का कंक्लूजन क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह के वाइवा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस प्रैक्टिकल के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्डिंग इन कास्टिंग? मोल्ड क्या होता है कास्टिंग में? स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ लोम मोल्डिंग। व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कास्ट स्टील इन परमानेंट मोल्ड, इसका रीज़न बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। तो आप क्या रेफर करोगे? आप रेफर कर सकते हो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 बाय हाजरा चौधरी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय बी एस रघुवंशी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बाय पी एन राव, मैन्युफैक्चरिंग साइंस बाय घोष एंड मलिक, टेक्स्ट बुक ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बाय पी सी शर्मा, वर्कशॉप प्रैक्टिस बाय एच एस बावा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाय कल्पक जैन। ये सारे बुक्स आप रेफर कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो यहाँ हम हमारा सेकंड प्रैक्टिकल रोकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मोल्डिंग टेक्निक्स। नाउ मार्क योर अटेंडेंस इन अ कमेंट सेक्शन बाय राइटिंग डाउन योर नेम ऑन द सेम डे। ये ज़रूरी है। सो हैव अ गुड डे। वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस सेशन।